माला जी। हेलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि भाई जैसे अभी बेटे की जो है ना राशि कन्या राशि में चल रहा है, तो उस हिसाब से उसका वो तत्व तो उसका क्या होगा? जल तत्व होगा, पृथ्वी तत्व होगा? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व। तो मकर राशि भी पृथ्वी तत्व और वृष राशि भी पृथ्वी तत्व। आपका चंद्रमा कन्या में है ना मैम? हाँ जी। कन्या को ही कंसिडर करेंगे, फिर मकर और वृष को क्यों कंसिडर? अच्छा अच्छा, नहीं वृष मेरा है ना, तो मैं पूछ रही थी। अर्चना जी। शुक्र बैठते हेलो हैं। सर। हेलो सर। जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने डिस्कस किया मून सैटर्न केतु, जो आप 159 पोजीशन डिस्कस कर रहे थे। हेलो। जी। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा कि अगर ये अलाइनमेंट है, तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो हम उसके प्रीवियस प्लेसमेंट से उसको कंसिडर करेंगे। तो मान लिया अगर मून सैटर्न केतु सब अलाइंड है एंड जुपिटर इज रेट्रोग्रेड, तो फिर हम उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट में नहीं कंसिडर करेंगे। कल से, अभी तो आप समझिए कि डायरेक्ट एस्पेक्ट में लेंगे आज के लिए, कल से फिर हम उसको कंसिडर नहीं। यानी एक्चुअली आपने जो डायरेक्शंस बताए, तो इन केस अगर 9 में या 5 में, तो फिर डायरेक्शन तो चेंज हो जा रहा है, वो अपोजिट कंजक्शन में भी नहीं आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आज के कंसेप्ट के हिसाब से आप उसको लेकर चलिए, बट इसको हम अच्छा चेंज करेंगे कल की, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वन मोर थिंग सर, जैसे अभी कई बार मतलब नागेश सर ने भी ये चीज मेंशन की है कि जो हम कुंडली मतलब हम बाय बर्थ लेकर आते हैं हमारे साथ, तो दैट इज वो हमारा लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा। तो फिर हम उसमें रेमीडियल एस्पेक्ट्स कैसे कंसिडर करते हैं? मतलब एज कई मतलब मैंने मतलब काफी जगह ये चीज रीड भी की है कि मतलब रेमेडीज एज सच होती ही नहीं है। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज्योतिष शास्त्रों में रेमेडीज नहीं, हाँ और एग्जैक्टली जिन्होंने सिर्फ ज्योतिष पढ़ा हुआ है हाँ जी। और धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, वो इस तरीके की कमेंट देते हैं, और वो अपने एंड से सही भी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में तो रेमेडी नहीं दी हुई। हाँ लेकिन आपने ज्योतिष शास्त्र के अलावा और कुछ पढ़ा भी है, क्योंकि ज्योतिष एक पार्ट है वेदांत का। हाँ जी। नहीं, ज्योतिष इज वन अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ ज्योतिष वेदांत, इट इज वेदा। नॉट कंप्लीट। हाँ जी, ज्योतिष के अकॉर्डिंग टू अलावा, दैट ओनली आई एम आस्किंग। ज्योतिष के अलावा आप अगर धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो वहां पे हर चीज की रेमेडी मिलती है। अच्छा। जिसने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो वही चीज बोलेंगे कि रेमेडी दी नहीं है, अपने एंड में वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनकी नॉलेज अधूरी है। एक्चुअली जैसे सर ने एक चीज मेंशन करी थी कि राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था बिकॉज ऑफ हिज कुंडली, उनके जो कुंडली में जो प्लानेटरी मूवमेंट्स वॉट एवर जो भी पोजीशन था, जिसकी वजह से उनको भोगना पड़ा था उनके वनवास, और जो भी उनकी लाइफ में जो भी हुआ इवेंट्स, तो तब क्या ये रेमेडीज नहीं थी? ये बिल्कुल थी। और आप अगर भगवान श्री राम की जन्म कुंडली को भी एनालाइज करोगे, उनका जन्म जो हुआ है उसमें जुपिटर फर्स्ट हाउस में कर्क लगना, जुपिटर इज हाँ जी। एक्सॉल्टेड। उनका जन्म हाँ। क्यों हुआ था? क्योंकि श्रवण कुमार जी ने राजा दशरथ को श्राप दिया। अच्छा। बर्थ इसलिए हुआ था क्योंकि एक ऋषि का श्राप मिला था, दैट इज जुपिटर एक्सॉल्टेड इन फर्स्ट हाउस, दैट इज द रीजन। दूसरा ये होता है कि कभी भी जब भगवान का अवतार होता है, तो उनका हॉरोस्कोप जो उनकी लाइफ का पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप उनका डिजाइन होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के हॉरोस्कोप में संहार करने के बहुत सारे योग हैं। जब से वो पैदा हुए हैं तब से उन्होंने संहार ही किया सारे दैत्यों का। भगवान श्री राम के हॉरोस्कोप में भी, अगर आपने रामायण आपने देखी है, रामायण हाँ जी। रामायण में आपने देखा होगा
भगवान श्री राम को वनवास जाने से दशरथ जी ने भी रोका। उसके बाद जब वो वनवास चले गए तब वहां पे भरत जी आए कि आपका राज्य अभिषेक कर देते हैं, आप वापस चलिए। गुरु वशिष्ठ ने उनको ये चीज बोली कि आप वापस चलिए। माता कैकेयी जिन्होंने उनको वनवास भेजा था, उन्होंने ये चीज हाँ। बोली कि आप वापस चलिए। हर समय उनके पास वो ऑप्शन था कि वो वापस जाके राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया, क्योंकि उनको उनकी लाइफ का पर्पस पता था। उनको राक्षसों का सफाया करना था ताकि जो ऋषि हैं वो अपना यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण कर सके। अच्छा। रेमेडी कब की जाती? जब मैं परेशान हूं और मुझे उस परेशानी से बाहर निकलना है। हम्म। वो तो चाहते थे वनवास, वन में रहना चाहते थे ताकि वो ऋषियों की सेवा कर सके। So that was some part of purpose. ऑफ कोर्स। अच्छा। और Okay. कभी भी आप किसी अवतार के ऊपर, किसी त्रेता युग के अवतार के ऊपर या किसी द्वापर युग के अवतार के ऊपर कलयुग के प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। कलयुग अच्छा। में जो हम चीजें फॉलो कर रहे हैं वो 18 फरवरी 3102 बीसी ऑनवर्ड्स, जब मेष लगन में सारे प्लैनेट 0 डिग्री के हो गए थे, तब से कलयुग की शुरुआत हुई। तो जो ज्योतिष आप पढ़ रहे हो दैट इज एप्लीकेबल ऑन कलयुग। अच्छा। त्रेता युग और द्वापर युग पे आप इस चीज को नहीं लगा सकते। ओके। कि मेष लगन का मैंने एक हॉरोस्कोप बनता बस है ना काल रेफरल पुरुष पॉइंट का। लिया था, मैं ऐसा डाउट या कुछ नहीं करी, जस्ट मेरे काल पुरुष अंदर का से एक क्वेरी है। काल पुरुष का जो हॉरोस्कोप बनता है वो मेष लगन का बनता हाँ जी। है। हमारी कुंडली काल पुरुष से निकली है। काल पुरुष का जो हॉरोस्कोप बना था वो जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कल युग चालू हुआ 3102 18 फरवरी, राजा परीक्षित उस समय के राजा, तब से कल युग और ये काल पुरुष का मेष लगन की जो हॉरोस्कोप है ये इसके पहले अलग था। द्वापर में अलग था, त्रेता में अलग था, सतयुग। ज्योतिष हर युग में था। ज्योतिष द्वापर में भी था, त्रेता में भी, सतयुग में भी और कलयुग में, लेकिन एसेंडेंट बदलते जाते हैं। हाँ जी। तो फिर जैसे सर आज की जैसे डेट अभी में आप अगर सुपर नेचुरल योग देखोगे किसी के हॉरोस्कोप में तो आपको हम्म। योग मिलेंगे सुपर नेचुरल पावर्स की, लेकिन वो पावर किस तरह से होंगी कि कोई किसी की याददाश्त बहुत अच्छी हो, पूरी की पूरी किताब वो याद कर पाए, इस तरीके की पावर को सुपर नेचुरल पावर माना जाए। लेकिन द्वापर युग और त्रेता युग में सुपर नेचुरल पावर वाज समथिंग एल्स, एक अलग ही लेवल पे वो पावर थी। तो योग तो वैसे ही है, लेकिन काल के हिसाब से, समय के हिसाब से उनकी पावर जो है वो डिटोरिएट। ओके सर एक और चीज पूछ सकते हैं? जी। तो सर जैसे अब हम जनरल पीपल जो भी हैं, मतलब आप अभी एक चीज आपने ये भी मेंशन की कि हम अपने कामिक डेब्ट्स लेकर इस जन्म में पैदा होते हैं, जिन्हें हमें पर्पस, जो एक पर्पस रहता है जिसे फुलफिल करना होता है। तो फिर वो कामिक डेब्ट्स और वो सब हम फिर कैसे रिलेट करते हैं? रिलेट इन हम सेंस, हमें भी कैसे मतलब वो भी तो एक पर्पसफुली हमारी लाइफ हम आए हैं, हाँ वो जी बिल्कुल। पर्पस। वही मैं अभी इसके पहले जिनका क्वेश्चन था उनको वही चीज समझा रहा था कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कर्म करना है जिंदगी में। जब तक पैर में दर्द नहीं होगा तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे पैर का इलाज करवाने के लिए। दर्द होगा तभी तो अवेयरनेस आएगी कि हाँ मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। तो आपकी लाइफ में आपको परेशानियां परेशान करने के लिए नहीं दी जा रही, आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी अवेयरनेस उस डायरेक्शन में जाए कि मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, मुझे इससे बाहर निकलना है। और उस बाहर निकलने के चक्कर में आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को पूर्ण करेंगे। सो बेसिकली ये एक अवेयरनेस है हमारे पर्पस के यस तरफ जाने का। यस। ओके ओके, थैंक चलिए यू सर। तो सेशन को क्लोज करते हैं। कल 3 बजे सेकेंड ओके क्लास सर। में हम भृगुनंदी नाड़ी को शुरुआत से। आप सभी को जय श्री कृष्णा और जय श्री कृष्णा सर।
जय श्री कृष्ण।